नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आप मेरे साथ में यहां पर जो है GK T10 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये UPSSC पेट एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं, और ये क्वेश्चन नहीं है अगर तो इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर आने के चांसेस हैं। तो फिर आप जो है इन क्वेश्चंस को एक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। उसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन को अपने पास नोट करिए और आगे पढ़ते रहिए, जिससे आपका सिलेक्शन होना कंफर्म हो जाए। चलिए देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। ऑप्शन है हमारे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत और लीबिया। इन चारों में से हमें बताना है। तो हम सबसे पहले इसमें जो है टोटल ये जान लीजिए कि विश्व में टोटल 17 देश हैं। ऐसे 17 देश ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है। वहाँ पे वीरान देश हैं जहाँ पर समझ लीजिए कोई भी नदी नहीं बहती है, जिनमें से है ओमान, कतर, ठीक, कुवैत और सऊदी अरब भी है उसमें से, जिसमें से हमारा एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सऊदी अरब। वो ऑप्शन हमारा है बी। ये बी ऑप्शन जो है ये यहाँ पर मतलब सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं बहती है यहाँ पर, ठीक। अब इसके साथ में हम जान लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, ठीक। और यहाँ पर जो मुद्रा है यहाँ की वह है मुद्रा यहाँ की UAE दिरहम, ठीक। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, आपके सिलेबस में दे रखा है मुद्रा और देश के बारे में, ठीक। और साथ में कुवैत की जो है राजधानी कुवैत सिटी और यहाँ की मुद्रा जो है वह कुवैती दिनार है। इन चीज़ों को अपने पास ज़रूर नोट कर लीजिए आप। लीबिया की आप अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं अभी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट इसके बाद में ले लीजिएगा, जिससे आप इसको बाद में नोट कर लें। लीबियाई दिनार, नहीं तो वीडियो को धीरे करके भी आप इसको लिख सकते हैं आराम से, ठीक। और सऊदी अरब की जो है इसकी राजधानी आपकी जो है लीबिया की वो ट्राइपोली है, ठीक। और सऊदी अरब की जो है कैपिटल जो है राजधानी रियाद है, ठीक। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो सऊदी रियाल है, ठीक। इन चीज़ों को ज़रूर आप याद रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इनमें हम बहुत से देशों से हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हैं भारत के, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाए मुद्रा या राजधानी के बारे में वहाँ की, ठीक। चलिए देखते हैं हम अगला दूसरा क्वेश्चन हमारा है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। डेन्यूब नदी का कहाँ से? हंगरी से है, जर्मनी से है, रोमानिया से है, ऑस्ट्रिया से है, ठीक। इनमें से हमें बताना है। डेन्यूब नदी जो है मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। कहाँ बहती है डेन्यूब नदी? मध्य यूरोप में, ठीक। और ये नदी जो है जर्मनी देश में बहती है, जर्मनी देश में बहती है। कहाँ पर? ब्लैक फॉरेस्ट पूछा जा सकता है आपसे। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित है, जहाँ पर दोनाऊ एशियन, ठीक, दोनाऊ एशियन, ठीक, कस्बे के पास से ये शुरू होती है, ठीक। और जाकर ये जो है कहाँ गिरती है? काला सागर में जाकर समुद्र में मिल जाती है, ठीक। इसकी लंबाई डेन्यूब नदी की कितनी है? लगभग 2842 किलोमीटर। इन सब चीज़ों को आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, ठीक। तो कहाँ से ये बहती है? हमारी जर्मनी से बहती है। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं हम। हंगरी की राजधानी जो है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक। इसकी मुद्रा जो है हंगेरियन फोरेस्ट है, ठीक। और फिर हमारे जर्मनी आता है। जर्मनी की हम देखते हैं। जर्मनी की जो है राजधानी है हमारी बर्लिन, बहुत सुना होगा आपने, ठीक।
इसकी जो है मुद्रा है। और फिर नंबर आता है हमारा रोमानिया का। रोमानिया की राजधानी जो है बुखारेस्ट, ठीक, ये है। और इसकी जो मुद्रा है वो ल्यू करके है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप, इंग्लिश में ही लिख के आता भी है ज़्यादातर, ठीक। ऑस्ट्रिया की जो है वो राजधानी क्या है, वियना, और इसकी मुद्रा क्या है, यूरो, ठीक। ये सारी चीज़ें आप अपने पास नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा इन चीज़ों को। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी। डेन्यूब नदी का उद्गम होता है जर्मनी में, ठीक। अब पूछा गया है कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है, ठीक। कौन सी, मेकांग, पर्ल, गंगा, यांसी। गंगा नदी तो आप जानते ही हैं कि यहाँ भारत में बहती है, ठीक। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, इसके बारे में पता होगा। उत्तराखंड से स्टार्ट होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक। उत्तराखंड में कहाँ है उद्गम स्थान इसका, गंगोत्री, ठीक। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। और फिर उसके बाद में जो है मेकांग नदी कहाँ शुरू होती है, चाइना में ही है, चाइना के तिब्बत में से शुरू होती है, ठीक। और पर्ल नदी कहाँ है, पर्ल नदी जो है दक्षिण चीन सागर में गिरती है तो ये भी चाइना में, लेकिन उसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ये क्वेश्चन में, ठीक। ये क्वेश्चन जो है UDA एग्ज़ाम जो LDC वाला होता है वो 29/11/2015 के UPSSC के एग्ज़ाम में आया था, ठीक। अब पूछा गया है आपसे, तो यांगसी नदी जो है वो जो है यहाँ पे चीन में बहती है, यांगसी नदी, ठीक, पूर्वी चीन में। ये पूर्वी चीन में बहती है, चीन सागर में जाके गिरती है, ठीक। पूर्वी चीन सागर में जाके गिरती है, सॉरी वो गलत बोल दिया, ठीक। और इसके किनारे बहुत सारी सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसलिए इसको सभ्यता का पालनाघर भी कहते हैं, सभ्यता का पालना घर भी कहते हैं, ठीक। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक। ये जो है चीन की सबसे बड़ी नदी है, ये भी पूछा जा सकता है, चीन की सबसे बड़ी नदी, ठीक। और इस चीन की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो है पीला सागर, ठीक। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा आप। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यांगसी नदी, ठीक। ये क्वेश्चन जो है आपका आया था 2018 में। ये क्वेश्चन जो है आपका इससे पहले वाला ये आया था आपका 2019 के एग्ज़ाम में UPSSC के। ये सब क्वेश्चन आपके UPSSC में आए हुए हैं और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आने के आगे चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक। चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, कौन सी है, अमेजन है, नील है, कांगो है, नाइजर है। इनमें से हमें बताना है। तो इनमें से जो है कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो नदी जो है जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे नाम से जानते हैं, जायरे नदी, ठीक। ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है, ठीक। इसकी लंबाई जो है वो 4700 किलोमीटर है, ठीक। और ये क्या है, 2 बार विषुवत रेखा को पार करती है, मतलब कि क्रॉस करती है। ये जो नदी है, नील नदी सबसे बड़ी नदी है, ठीक। उसके बाद में जो है ये दूसरी लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक। अब इसके बाद में दक्षिण, अब एक चीज़ और भी आपसे पूछी जा सकती है। जब एक बार ये चीज़ आपसे पूछ लिया गया है तो फिर पूछा जा सकता है कि और क्या चीज़ है। तो फिर इसमें जो है आप ये जान लीजिए कि भारत की माही नदी, जब वो ये इस तरह का क्वेश्चन होगा तो ये भी पूछ सकते हैं अगली बार रेखा बदल के। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन, एक और बन गया, ठीक। अब जो है आप आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। एक चीज़ और भी यहाँ जान लीजिए, चलिए कर्क रेखा जान लिया, अब हम मकर रेखा भी जान लें। लिम्पोपो नदी, एक चीज़ ये भी बता दे रहे हैं आपको, हो सकता है ये ना पूछे, ये पूछ ले। तो लिम्पोपो नदी जो है यह जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है ये भी,
ठीक, तो इन चीज़ों को आप बढ़िया से अपने पास लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और फिर अगर एक बार में नहीं होता है तो आप दोबारा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, इस दोबारा देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आ रही है, और दूसरों की हेल्प भी करना चाहते हैं तो आप कुछ लोगों को फॉरवर्ड भी कर दीजिए, जिससे उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए। ठीक, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे इससे, जिसमें आपके लिए हम और अच्छे वीडियो लाते रहें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है। ठीक, 100% में से हमें बताना है कितने प्रतिशत भाग जो है हमारा ताज़ा जल उपलब्ध है हमारे लिए। ताज़ा जल जिससे हम पीते हैं, कपड़े धोते हैं, ये सारे काम करते हैं, वो जो है कितना उपलब्ध है वो समझ लीजिए। सबसे पहले हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है, जलीय ग्रह। और भी जितने भी हमारे सौरमंडल में जो हमारे ग्रह हैं उनमें किसी में भी जल अभी तक नहीं पाया गया है। ठीक, इसको हम नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद में 100% में से पृथ्वी के धरातल में 71% भाग जो है जल से है, जल है इस पर। ठीक, 71% लगभग भाग। ठीक, बचा कितना हमारा 29% जो है भूमि है हमारे पास रहने योग्य, जहाँ हम लोग कुछ रहने योग्य, और पहाड़ पर्वत सब कुछ जो भी हैं सब इसमें है 29 में। ठीक, अब उसके बाद में ये जान लीजिए इसका जो है हिसाब किताब क्या है। लगभग समझ लीजिए 60.7% भाग पर जल जो है कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, नहीं ये होगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, कन्फ्यूजन हो जाती थोड़ी सी कभी कभी, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, ये होगा 60.7% भाग जल है, और उसके बाद 80.9% भाग जल जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध, 2 गोलार्ध होते हैं पृथ्वी के, उसमें से जो है जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 60.7% पानी है, और दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% पानी है। ठीक, 80.9%। लेकिन ये जान लीजिए कुल जो हम लोगों का जल है उसमें से 97% जल जो है वह क्या है, खारा पानी है, खारे जल का भंडार है। ठीक, और बचा क्या हमारे पास खारे जल के रूप में, लगभग समझ लीजिए महासागरों में है, सागरों में है। ठीक, अब बचता है हमारे पास केवल 3% भाग। 3% जो है हमारे पास ताज़ा जल। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है, यही पूछा गया है, ताज़ा जल कितना है। ताज़ा जल हो गया हमारा 3% का। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, हमारे 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। अब सतह पे जल मतलब कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर सतह पे कौन सा जल पाया जाता है। ठीक, वह किसका जल संसाधन का उदाहरण है। ठीक, कुआं जल के अंदर। ठीक, ये सब जो है सतह पे नहीं होते। झील जो है वो सतह पे होती है। ठीक, जल संसाधन जो है झील एक सतह वाले साधन है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला। टैंकर तो कभी ना लगाई आइएगा, उन्हें लोग सोचे कि यहाँ ऊपर टैंकर चलता रहता है, वो ऊपर वाला हो गया जल संसाधन। ठीक, सतह वाला नहीं, ये सतह से ऊपर पहिए भी लगे होते हैं क्योंकि। ठीक, ये हवा वाला है। आप चलते हैं आगे, अगला देखा जाए हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक, आप चलते हैं आगे। अब क्या है, मीठे पानी का स्रोत पूछा है। महासागर हैं, सागर हैं, समुद्र हैं, नदी हैं, कौन सा होगा इसमें। अब इन सब में तो आपको जहाँ तक हमें उम्मीद है कि पता होगा ये कि ये सब जो है खारे पानी के स्रोत होते हैं। ठीक, नदी जो है हमारा मीठे पानी का स्रोत होता है। ठीक, अब यही चीज़ है ज़्यादातर, समझ लीजिए 90% हमारा अभी पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में कि 97% जो है पानी जो है खारा है और 3% जो है पीने योग्य है। तो वही नदियों में भूमिगत जल और बर्फ़ के रूप में जमा हुआ सब मिला के 3% है हमारा। ठीक, इसलिए पानी को ज़रूर बचाइए, जिसमें आपको आगे जो है पानी के लिए कोई परेशानियाँ ना हो। ठीक, 2/3 भाग जो लगभग समझ लीजिए तो पहाड़ों पे और ध्रुवीय क्षेत्र में जो है हिम चादरों में के रूप में जो है जमा हुआ है। ठीक, और अगर ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वही घट घट के हमारे समुद्र में बढ़ता है, जिससे जो है कई द्वीप और वो सब डूबने लग रहे हैं। ठीक,
तो गर्मी बढ़ रही 2% जैसे वो सब चीज़ की वजह से। ये सब भी आपको जब आता रहेगा तो मैं एक एक चीज़ आपको बताता रहूँगा, हर एक चीज़ क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ के बारे में पता चलता जाएगा। आप अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है। माउंट एल्ब्रस पूछा गया है हमसे। जर्मनी में है, स्विट्ज़रलैंड में है, रूस में है, यूक्रेन में है। माउंट एल्ब्रस पर्वत जो है वो रूस में है। ठीक, अब रूस के बारे में जान लें थोड़ा सा। क्या रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने सुना होगा सबसे बड़ा देश है, जहाँ तक बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। सबसे बड़ा देश है ये, क्षेत्रफल भैया बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल है इनके पास में, बहुत एरिया है। ठीक, इनका विस्तार जो है यूरोप और एशिया दोनों में है। ठीक, एशिया दोनों में पाया जाता है इनका विस्तार। ठीक, दोनों महाद्वीपों में। अब इनमें से जो ये माउंट एल्ब्रूस के बारे में पूछा है, एल्ब्रस या एल्ब्रूस, ठीक, इसकी ऊंचाई भी आप जान लीजिए लगभग कितनी है समुद्र तल से। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 5633 मीटर है। ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अच्छे एग्ज़ाम देंगे अभी इसके बाद में जब मेंस के, तो उनमें ये सारी जानकारियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं। इसमें भी पूछी जा सकती हैं, आगे मेंस के में भी पूछी जा सकती हैं। और गवर्नमेंट तुरंत का तुरंत ये इसका रिजल्ट निकाल के जल्द से जल्द आपसे मेंस करवाएगी। देखिएगा कोई ना कोई वैकेंसी निकाल के। आप देख ही रहे हैं अभी से ही है ना, दिखाने शुक्र कर दिया है कि लेखपाल की आ रही है, सबकी वैकेंसी जो है आ रही है, आपको पता चलता जा रहा है, दिखाता जा रहा है ना। तो आप देखते हैं, चलिए हमारा नवा क्वेश्चन क्या है। नवा क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। ठीक, अब इनमें से पूछा है कि कौन सी चोटी, माउंट पुंसेक जया, माउंट चिम्बराजो, माउंट किलिमंजारो। नाम भी बड़े खतरनाक रहते हैं कि बड़े सावधानी से पढ़ना पड़ता है। माउंट एकांका गुआ। ठीक, इनमें से कौन सा है बताना है। ठीक, तो इसमें से जो माउंट चिम्बराजो है, समझ गए, माउंट चिम्बराजो, इसको ये जो है इक्वाडोर पर्वत ठीक की चोटी है पृथ्वी से। इसकी ये जो इक्वाडोर पर्वत की ये चोटी है, यह पृथ्वी के जो है केंद्र से दूर, सबसे दूर स्थित है, पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। ठीक, अब ये क्यों है, ये जो है इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि पृथ्वी जो है एकदम पूरी तरह से ऐसे गोल है नहीं, ऐसे अंडाकार है, तो इसमें जो है ये दीर्घवृत्ताकार में लगभग। ठीक, तो इसमें जो है ये विषुवत रेखा से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से यहाँ पे व्यास होता है सबसे ज़्यादा अधिक। ठीक, तो फिर उसमें जो है ये विषुवत रेखा पर ही स्थित है, जिसकी वजह से ये जो है अब इसकी दूरी बढ़ जाती है। ठीक, चलिए ये हो गया आपका माउंट चिम्बराजो। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर शेयर करिए, जिससे मेरी और भी ज़्यादा एनर्जी बढ़े और आपको और अच्छे क्वेश्चन ला के आपको बताता रहूँ, और भी सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के ला के आपको बताता रहूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है। सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अच्छी वीडियो का। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये देखिए पूछा गया है। 8,200 मीटर, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर और 9,000 मीटर। ठीक, अब इसमें जान लेते हैं, इसके जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। ठीक, यह सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका नाम तो भारत में सभी ने सुना होगा, जहाँ तक ये जानने वाली क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि यह विश्व का सबसे ऊंचा, जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की है उनके लिए भी ये चीज़ है, का सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक, ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक, अब ये है कहाँ, भारत और नेपाल की सीमा पर है। ये नेपाल की सीमा पर। ठीक, ये है जो भारत और नेपाल की सीमा पर है। ये हो गए आपके आज के 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। ठीक, विश्व के भूगोल के हैं। अब इसके बाद में हम अगला लेक्चर देखेंगे, उसमें जो है आपको दूसरे 10 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के मिलेंगे, उनको देखना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़, और पढ़ते रहिए, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकल जाए अच्छे से। और एक एक चीज़ कुछ भी छोड़ के मत जाइएगा, सब चीज़ पढ़िएगा। और ये ओल्ड ईयर क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं ओल्ड ईयर पेपर में, समझ लीजिए 40 से 50% ओल्ड ईयर पेपर में से ही उठ के क्वेश्चन आते हैं, कहीं नए से नहीं आते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें आपको को बताया था कि 45 डेज़ में आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो चीज़ भी करते रहिए आप। तो आपका देखिएगा एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, मेंस के लिए भी आपकी साथ में तैयारी होती रहेगी। ठीक, मिलते हैं आप अगले लेक्चर में। जब तक में अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।